नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुंबई में धूल भरी आंधी से भारी परेशानी, ताश के पत्तों की तरह बिलबोर्ड ढहा, 35 लोगों के घायल होने की खबर। एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित। चौथे चरण में लोकसभा की 96 सीटों पर वोटिंग। वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर जैसी बड़ी हस्तियों ने किया मतदान। 5 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो, सड़कों पर उतरा जनसैलाब। कल भरेंगे नामांकन। सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। मोदी का बड़ा दावा, नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, जीत की लगेगी हैट्रिक, 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। साउथ से आएगा सबसे बड़ा सरप्राइज। आज काशी में रोड शो, कल नामांकन। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का मेगा इंटरव्यू, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में बोले, एनडीए की 400 सीटें होगी पार। विपक्ष के पास ना नेता है, ना नेतृत्व, ना नीति। महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत। अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.85% से घटकर 4.83%, 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। दाल सब्जी के दामों में कमी, लेकिन खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी, बाजार में दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी। हेल्थ केयर, फार्मा, रियल्टी और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 112, निफ्टी 49 पॉइंट चढ़कर बंद। मुंबई में आज अचानक मौसम ने करवट ली, यू टर्न लिया और तेज आंधी के साथ भारी बारिश मुंबई में देखने को मिली। कई जगहों पर ओले भी गिरे और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली कट गई। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हुई। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी और समय में बदलाव भी किया गया। कुछ जगह रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में हाईवे के किनारे बड़ी होर्डिंग गिर गई। इस हादसे में 35 लोग घायल हो गए हैं। और घाटकोपर हादसे पर बीएमसी, जो नवी मुंबई के घाटकोपर हादसे पर बीएमसी ने बयान दिया है। बीएमसी का कहना है कि घाटकोपर में गिरने वाला होर्डिंग अटैच्ड अवैध था और ये होर्डिंग रेलवे की ज़मीन पर लगाया गया था। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया गया है। रेलवे और सेंट्रल रेलवे और एड एजेंसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और हम आपको ताज़ा हाल बताएंगे मुंबई का। बहुत तेज़ आंधी नहीं, लेकिन तेज़ आंधी थी, धूल भरी आंधी, और उसके बाद बारिश हुई। लेकिन उस आंधी ने अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि अमूमन इतनी आंधी की यहाँ पर संभावना नहीं देखी जाती मुंबई में। हमारे संवाददाता विशाल परदेसी हमसे जुड़े हैं। विशाल, बताइए ताज़ा स्थिति अभी मुंबई की क्या है और घाटकोपर की क्या घटना हुई है और ट्रेनों पर क्या असर पड़ा है? देखा जाए तो 3:45 आंधी जो यहाँ मुंबई में शुरू हुई, एकदम से काला छा गया पूरा मुंबई में और उसके बाद में बारिश शुरू हुई। बारिश का जोर इतना था कि यहाँ पेट्रोल पंप के दाएं साइड में एक बहुत बड़ा होल्डिंग था जो इस पेट्रोल पंप पर गिरा हुआ आपको दिखेगा। मैं सीधे यहाँ के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये विजुअल से आपको पता चल सकता है कि इस पूरी घटना की इंटेंसिटी क्या है। पता चल सकता है कि ये होल्डिंग जो है जो इस पेट्रोल पंप पर गिरा है उसे काटा नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि अंदर
हुआ है। तो गैस कटर की वजह से यहाँ बहुत बड़ी घटना जो है आग की ये हो सकती है। तो इसकी वजह से गैस कटर का यूज़ यहाँ किया नहीं जा सकता। तो बड़े बड़े जो कटर हैं, हाथ से काटने वाले कटर, वो यूज़ करके ये होर्डिंग के अंदर के एंगल जो है वो काटे जा रहे हैं और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तकरीबन ऐसा पता चल रहा है कि जब यहाँ बारिश हो रही थी तो बारिश से बचाव करने के लिए 200 से 250 लोग यहाँ पेट्रोल पंप के रूफटॉप के नीचे खड़े थे। ये सामने जो दिख रहा है ये पेट्रोल पंप का रूफटॉप है। देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ ढह गया है। आगे का तो पूछिए मत। तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 250 लोग इसके नीचे होंगे। उसमें से 57 लोग जो है उन्हें बाहर निकाला गया है। बहुत सारे लोग जख्मी हुए और उनको यही जो राजावाड़ी रुग्णालय है, राजावाड़ी हॉस्पिटल है महानगर पालिका का, वहाँ पे उनको इमीडिएटली उन पर ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ उन्हें भेजा जा रहा है। फिलहाल पेट्रोल पंप की पिछली बाजू है जहाँ का वॉल कंपाउंड था वो तोड़ा गया है और यहीं से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और सामने यहाँ सभी बड़ी एम्बुलेंस रुकाई गई है, उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लिया जा रहा है। अभी जो देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी हाइड्रो क्रेन है, क्योंकि ये होर्डिंग अगर उठाना है तो हाइड्रो क्रेन का यूज करके ही इसे उठाया जा सकता है। ये भी समझ रहा है कि ये घंटे 2 घंटे का काम नहीं है, इसे समय लगेगा। पर जितने लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ का पथक हो या यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, उनके ट्रूप्स हो, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। हर कोई यहाँ बचाव कार्य में जुड़ा हुआ है। बैक टू स्टूडियो। ये बताइए कि वहाँ जो लोग निकाले जा रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखा जाए तो ये काफ़ी वजनदार स्टील है और ये लोगों पर गिरा है। तो ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग घायल हुए। मुझे जितने 55-56 लोगों के बारे में अपने को पता चल रहा है, उनमें से बहुत सारे लोगों को इंजरी हुई है, क्योंकि हेवी ऐसा ये होर्डिंग था जब वो गिरा। क्योंकि किसी के मन में भी ये बात नहीं होगी कि हाँ भाई, बारिश से हम बचाव करने के लिए रूफटॉप के नीचे रुक रहे हैं तो ये होर्डिंग इस तरह से गिरेगा, क्योंकि कुछ समझने से पहले ही उन पर वो गिरा। जब यहाँ पे हम घटनास्थल पे पहुंचे ना तो दिल दहलाने वाली विशाल, एक छोटी सी जानकारी, इससे क्या रेलवे भी लोकल्स भी प्रभावित हुए हैं? नहीं, लोकल तो प्रभावित नहीं हुए हैं यहाँ, पर ये पता चल रहा है कि ये बाजू वाला जो होर्डिंग है, इसे भी ये होर्डिंग गिरने की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो ये मांग की जा रही है कि ये होर्डिंग को भी पंचर किया जाए, इसे भी गिरा जाए। और ये भी अपडेट पता चल रहा है कि कल ही बीएमसी ने ये दोनों होर्डिंग हटाने के बारे में, क्योंकि ये होर्डिंग इलीगल है, इनको हटाने के बारे में एक ऑर्डर पास किया, जिस बारे में आज या कल कार्रवाई होनी एक्सपेक्टेड थी। पर उससे पहले ही ये दाई तरफ का होर्डिंग जो है वो इस पेट्रोल पंप पर गिर गया और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि इसके नीचे जो लोग अटके पड़े हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थना यही की जा रही है कि इसमें से कोई कैजुअलिटी ना हो। फिलहाल ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, बड़ी क्रेन मंगाई गई है और ये मलबा हटाने के लिए काफ़ी सारी कोशिश की जा रही है। यहाँ के जितने भी ट्रूप्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसे हटाना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम अपडेट के लिए। तो ये एक बड़ी घटना मुंबई की आपके सामने। हालांकि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मुंबई में बहुत सारे गिरे हैं और आज दोपहर की बात है, इसलिए हर जगह का अपडेट आपके पास नहीं है और ज़्यादातर जगहों पर किसी का कोई नुकसान, मतलब जानी नुकसान नहीं हुआ है, शायद इसलिए भी, लेकिन अच्छी खासी तबाही आज हुई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब चुनाव की खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो वाराणसी में इस वक्त जारी है। सड़कों पर मोदी समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी मौजूद हैं जो पहुंचे हुए हैं वाराणसी, ख़ास प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कवर करने के लिए, जब वो नामांकन भी करेंगे और आज रोड शो कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या महसूस कर पा रहे हैं वहाँ आप? देखिए, दरअसल जब मैं इस पूरे रोड शो के यात्रा को पूरे सड़क पे मैं गया तो सुबह से बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और 11-12 बजते बजते धीरे धीरे लोग आने लगे। तो मुझे भी लग रहा था कि इतनी बड़ी दूरी जो है, 4.5 किलोमीटर की दूरी, आखिर लोग इतने आएंगे कैसे। लेकिन आपको शायद यकीन न हो कि दोपहर होते होते जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की भीड़ घट नहीं रही थी, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही थी।
की एक झलक वहाँ पे मिल सके, ये इसकी खासियत है। और इस पूरे रोड शो का, चूंकि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कई सारे रोड शो में जा रहे हैं, पूरे रोड शो में अलग अलग तरह के रंग दिखते हैं, लेकिन इस रोड शो की खासियत ये रही कि बनारस जैसे शहर में उसमें 4 अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों को यहाँ पे जोड़ा गया। हर राज्य के सांस्कृतिक परिधानों में लोग यहाँ पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि बनारस में पूरे देश भर के लोग यहाँ पे रहते हैं और शायद उन्हीं को कोशिश की जा रही थी उनको दर्शाने की, चाहे तमिल संगम समिति के हो, तमिलनाडु के लोग हो, कर्नाटक के हो, केरला के लोग हो, हर महाराष्ट्र के लोग हो, मारवाड़ी हो, हर कोई अपने अपने परिधानों में यहाँ पहुंचा हुआ है और अलग अलग जगहों पे झांकियां निकाल रहा है। और यहाँ गदौलिया चौराहे पे प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद यहाँ से जब मंदिर तक जाएंगे उस दूरी को तय करने के लिए खास इंतजाम किए गए। 251 वैदिक उच्चारण करने वाले ब्राह्मण यहाँ पे आए हुए हैं जो वेद उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा 251 डमरू वादक यहाँ पर आए हुए हैं तो डमरू बजाएंगे। 251 शंख वादक यहाँ पर आए शंख बजाएंगे और शंख और डमरू के साथ ही और अलग अलग बेहतरीन ढंग से सज धज के शिव के शक्ल में कोई है, पार्वती के शक्ल में है, जो यहाँ से प्रधानमंत्री के साथ आगे मंदिर तक जाएंगे। तो ये रोड शो, चुनाव के रोड शो तो कई सारे होते हैं, लेकिन कई मायने में रोड शो काफी अलग था, अलग है और इसमें एक तरीके से सांस्कृतिक, धार्मिक, हर तरह के सामाजिक समरसता का भी भाव यहाँ पे दिया गया है। और इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इससे पहले अलग अलग संप्रदाय के लोग मिले, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग मिले, लेकिन उन लोगों से जो बातचीत हुई, अब देखिए जहाँ आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी अब कुछ ही क्षण में यहाँ से गुजरने वाले हैं। लोगों के नारेबाजी, मोदी के जयकारे यहाँ पे लगने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही पल में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आएंगे और फिर इसके साथ ही यहाँ से कुछ आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री के बनारस के रोड शो का दौरा यहाँ पे संपन्न होगा। उसके बाद मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कल जो है वो नामांकन करेंगे। कल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है हिंदू तिथि के अनुसार से। कहा यह जाता है कल सप्तमी है और कल 14 मई को जो हिंदी तिथि के अनुसार सप्तमी आता है, उस दिन ही गंगा नदी की उत्पत्ति हुई थी और उस वजह से कल का दिन काफी खास है। 11:40 का मुहूर्त निकाला गया है जब प्रधानमंत्री अपने नामांकन करेंगे। 4 अलग अलग प्रस्तावक के नामों को तय किया गया है, लेकिन फिलहाल ये नज़ारा आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है ये गदौलिया चौराहे का है, जहाँ प्रधानमंत्री मुझे लगता है पहुँच गए, कुछ ही पल में पहुँचने वाले हैं और लोगों का यहाँ पे जोश जुनून बिल्कुल नए चरम पर। जी, तो गदौलिया चौराहे पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे काफिले के साथ, आप कह सकते हैं, और ये लोगों का काफिला है, रोड शो है। और इस रोड शो में का मकसद जो है वो है चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का एक आप कह सकते हैं एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन या जो माहौल है वहाँ काशी में उसको दिखाना, क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक चुनाव है, वाराणसी का चुनाव जहां प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, अगर आप बता पाएँ तो जो चुनावी परिदृश्य है वाराणसी सीट का वो कैसा है, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। आप कौन लोग हैं जो मुकाबला करेंगे? आपने कहा कि 4 प्रस्तावक भी तैयार हैं, तो क्या कल क्या रहने वाला है? देखिए, दरअसल आपने अभी कहा कि ये एक प्रतीकात्मक चुनाव है, लेकिन इस प्रतीकात्मक चुनाव को भी भाजपा के जो कह सकते हैं कि उनकी जो रणनीति होती है, उस रणनीति के हिसाब से देखें तो इसको प्रतीकात्मक तक नहीं छोड़ रखा है। इन लोगों ने इसमें भी एक टारगेट दे रखा है। जो भाजपा के स्थानीय नेताओं से मेरी बात हुई, कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो उनका कहना था कि इस चुनाव में हम लोग एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। जैसे 400 पार का नारा दिया गया है पूरे देश भर में, वैसे ही यहाँ पे 10 लाख पार का नारा दिया गया है। 10 लाख पार का मतलब यह है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 10 लाख वोट मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और जो जीत का मार्जिन है, वो जीत के मार्जिन यहाँ पे कम से कम 7 लाख से ज्यादा हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जब सबसे पहली बार चुनाव यहाँ पे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लड़ा था, उससे प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम 3.5 लाख के आसपास के मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद करीब 4.25 लाख के मार्जिन से चुनाव जीता था और इस बार लक्ष्य ये है कि 7 लाख से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे जीते। तो विपक्ष के हौसले को हर तरीके से पस्त करने की एक रणनीति यहाँ पे बनती हुई भाजपा के दिख रही है। वैसे अजय राय यहाँ के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के,
दबंग उम्मीदवार हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम यहाँ पर है, लेकिन मोदी के आगे कितना टिक पाएंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और अजय राय के अलावा अलग अलग क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपना नामांकन दे रहे हैं। एक होता भी है, हम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 111 किसान अलग अलग जगहों से वो मोदी के खिलाफ यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं। तो नामांकन करना अपने आप में एक उनके लिए तमगे की तरह होता है, उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो उस वजह से देखें तो वो नामांकन यहाँ पे दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है और यहाँ पे कई सारे लोगों को शिकायत ये भी थी कि हमें नामांकन पत्र नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कल तक जो है लोग नामांकन दे देंगे और अच्छी खासी तादाद यहाँ पे होगी नामांकन दाखिल करने वालों की। और नामांकन दाखिल करने को भी महज एक औपचारिकता प्रधानमंत्री मोदी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कल सुबह जब वो जाएंगे नामांकन दाखिल करने, उससे पहले यहाँ पे मंदिर में जाएंगे, काल भैरव का दर्शन करेंगे। काल भैरव जिसको वाराणसी के कोतवाल कहे जाते हैं, उनके पास जाएंगे। उनकी अनुमति के बगैर कोई वाराणसी में कोई कुछ करता नहीं, तो उस अनुमति लेंगे। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर 11:40 पे वो जो है सो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। 4 प्रस्तावक को मंजूरी दी गई है। एक प्रस्तावक जो है वो खासतौर से माना ये जा रहा है जो यहाँ पे पंडित थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको यहाँ पे रखा गया है, जिनका नाम है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। ये आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने राम जन्मभूमि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और प्राण प्रतिष्ठा मुख्य पुजारी थे। इनको रखा जाएगा ऐसा माना जा रहा है। बाकी 3 अलग अलग वर्गों से लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, जो हर बार होता है। इस वजह से प्रस्तावक के चयन भी काफी रणनीतिक तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच चुके हैं गदोरिया चौराहे पे हमारे पीछे, और आपके स्क्रीन में मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ दिख रहे हो। जी लक्ष्मण जी, तो आप आनंद लीजिए फिलहाल मेगा रोड शो का और बनारस का। फिलहाल हम बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले यानी काशी विश्वनाथ बनारस पहुंचने से पहले पटना में थे वो, और वहां उन्होंने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका, लंगर में सेवा की। उन्होंने लंगर का प्रसाद बनाया, रोटियां भी बनाई, साथ ही शस्त्रों के दर्शन किए और शबद सुने। इस दौरान प्रधानमंत्री केसरिया रंग की पगड़ी बांधे हुए थे और उन्होंने गुरु साहिब की सेवा करने के बाद मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और यहां पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 को सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है और एनडीए आराम से 400 का आंकड़ा पार कर लेगा। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी। 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा। और ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 40 साल की राजनीति में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वे मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ मेगा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति और ना ही नीयत। आप आज हमारे साथ हैं, आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है?
पूरा कायम है। जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े ही कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। अगर पूरा साउथ देखें जहां पे करीब मान लीजिए लगभग 130 सीटें हैं, तो उसमें पूरा साउथ देखिए तो एक जमाने में हम 3-4 स्टेट्स में लगभग ना के बराबर थे जी। और आज हम अकेली पार्टी है जो हर स्टेट में प्रेजेंट है जी। जैसे ही हम केरल, तमिलनाडु में अकाउंट खोल लेते हैं, आंध्रा में तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार लगभग स्पष्ट है। कल आपने विजयवाड़ा का रिस्पांस अवश्य देखा होगा, अद्भुत था। फिर तेलंगाना में जो स्थिति बनते जा रही है उसमें हमारी वी आर फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन और इवन ऑफ द रूलिंग पार्टी देयर नाउ। फिर कर्नाटक में लगभग वी बीन एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन। कर्नाटक में आप लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मेंटेन कर पाएंगे उसको? कह रहे हैं लोग कि वहां पे थोड़ा माहौल दबा हुआ है। 1-2 सीटों में कभी माहौल आगे पीछे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार और पिछली बार में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव। लोगों को ध्यान में है कि इससे देश का नेता चुना जा रहा है, देश की सरकार। और इतना तो सब मानते हैं कि वो जो पुराने काली घटा वाले दिन थे, यूपीए के भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वस्त कर देते हैं, रोज हर हफ्ते महीने एक नया भ्रष्टाचार का कांड बाहर खुलता है। प्रधानमंत्री इतने निहत्थे के बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की सरकार आज देश में कोई हिस्से में लोग नहीं चाहते। तो दक्षिण में जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा, मैंने भी ईमानदारी से सोचा नहीं था उस दिशा में। फिर बाद में जब आंकड़े जोड़ने और देखा तो मुझे ध्यान में आया कि और कोई पार्टी नजदीक भी नहीं आती है जितनी सीटें हम सभी स्टेट्स मिला के, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल, तमिलनाडु सभी मिला के। तो आंकड़ा क्या है 130 में आपको क्या लगभग दिखता है? मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं किया, बट वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट amongst all the parties contesting in South India. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे। विदेश मंत्री जयशंकर को मोदी सरकार की जोरदार वापसी का भरोसा है। एनएससी के समारोह में विदेश मंत्री ने कहा कि देश को दूरदर्शिता वाले लीडर की सख्त जरूरत है। सीएनबीसी आवाज के सवाल पर एस जयशंकर ने कहा कि निवेशक और जनता रिफॉर्म पर फोकस करने वाली सरकार चुनना चाहते हैं। Our message in this election is very clear. The message is, if you want to see your country do well, please strengthen the hands of Prime Minister Modi. Now, that message is recognized throughout the world. That what does an investor want? You know, if today you tell an investor, guys, we are going to survey your investment also, and who knows, maybe we'll take your investment and give it to somebody else. So what an investor wants easier to do business,
investor wants a talent pool which is better skilled, better educated. Investor wants better infrastructure, the kind of progress that we've seen in 10 years, but at a higher level. Don't think 7% growth and an inflation level which is as low as it is today came automatically. It came because people made the right judgments at the right time under stress, against the advice of many people. So, as I said, we have many choices in this election. Reformist, sensible, growth-oriented, inclusive policy is on one side. Return to pre-1992 is on the other side. And I think foreign investors also, nobody wants us to return to pre-1992. और अब बात करेंगे बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन शुरुआती घंटों में बाजार में गिरावट रही, मगर आखिरी घंटों में अच्छी रिकवरी रही। इसी के साथ मार्केट हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 112 अंक चढ़कर 72,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 49 अंक चढ़कर 22,104 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी रही हेल्थ केयर, फार्मा, रियल्टी और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में। वहीं पीएसयू, बैंक और ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 24 घंटे। नमस्कार।